बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट ABST लेसन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ये वीडियो जब आप आगे देखेंगे तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक रह गई, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 18 को 19 लिख दिया मैंने और 19 को 20 लिख दिया। तो आप ये समझें 18 के स्थान पर आंसर नंबर 18 के स्थान क्वेश्चन नंबर 19 के स्थान पर 18 समझें आप, मतलब 18 सही है और 19 गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। और यहाँ पर ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी 20 गलत लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 19 सही है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो आगे का जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 18 और 19 है अपने बुक्स में, उसको मैंने 18 19 को लिख दिया 19 20, मतलब 18 को तो बना दिया 19 और 19 को बना दिया 20। हालांकि आंसर यही है, ये 18 नंबर का आंसर है और ये 19 नंबर का आंसर है। बस यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 18 के स्थान पर 19 लिख दिया मैंने और 19 के स्थान पर 20 लिख दिया। तो 19 20 न समझ के आप इसको 18 19 समझे, क्वेश्चन नंबर 18 19। और PDF का जो आपके जो ऐप्स के अंदर PDF का जो ऑप्शन है, उसके अंदर आपको PDF में जो इस बोर्ड की जो फोटो मिलेगी उसमें बिल्कुल करेक्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19। ठीक है, तो इस तरह से आप बुक्स में से रीड करें, मतलब ये 18 नंबर वाला है और ये 19 वाला है, और 19 नंबर का क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर में 19 क्वेश्चन ही है, 20 क्वेश्चन नहीं है। गलती से 18 19 की जगह 19 20 हो गया। ठीक है, बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट ABST लेसन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पिछली क्लास में हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इस क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यूनिट्स दी हुई 1000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है 60 रुपये, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 रुपये, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6, डिग्री ऑफ कमांड लीवरेज 24, टैक्स रेट 30%। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, जब यूनिट 1000 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 रुपये है, तो 1000 को 60 से गुणा कर देंगे तो 60,000 कंट्रीब्यूशन आ गया और EAT निकालना है। ठीक है, DOL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT, DOL है 6, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 60,000 और EBIT निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 EBIT बराबर 60,000। अब 6 EBIT इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसको भाग में भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो EBIT बराबर 60,000 भाग 6 हो जाएगा। तो 60,000 में 6 का भाग देंगे तो EBIT 10,000 आ जाएगा। अब अपने पास में EBIT आ गया। ठीक है ना, एक अपन को DCL दिया हुआ है, DCL का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ कमांड लीवरेज का कंट्रीब्यूशन बटा EBT। तो DCL अपने पास में 24 है, ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 60,000 है, EBT क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 EBT 60,000, ये मल्टीप्लाई में ये भाग में चला जाएगा 24, तो EBT बराबर हो जाएगा 60,000 भाग 24,
तो EBT बराबर 2500, मतलब EBIT 10,000 और EBT 2,500। ठीक है, अब अपना EBT निकल गया 2,500। ठीक है, इसमें से टैक्स घटा देंगे, टैक्स की रेट अपन को दी हुई है 30%, तो 2,500 का 30% हो गया 750। ठीक है, तो 2,500 में 750 घटाएंगे तो EAT आ जाएगा अपने 1750। और अपन को क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या पूछ रहा है कि एक कंपनी 1000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर परिचालित होती है। अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई 60 रुपये, परिचालन उत्तोलक 6 है, संयुक्त उत्तोलक 24 है। यदि आयकर की दर 30% हो तो इसकी कर पश्चात अर्जन कितनी होगी, मतलब टैक्स घटाने के बाद में कुल मिलाकर EAT क्या होगा, तो EAT बताना है अपन को। EBT EBIT नहीं भी निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि EBIT की जरूरत भी नहीं है, ये तो दिया हुआ इसलिए मैंने निकाल दिया। बाकी आप डायरेक्ट DCL का फॉर्मूला लगाकर EBT निकालो और EBT में से टैक्स घटा दे EAT आ जाएगा। और EAT अपन से पूछ रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट DCL करके क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इसमें भी आ रहा है, कंट्रीब्यूशन इसमें भी आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे 1000 को 60 से गुणा करके 60,000। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब इसमें जो डाटा दिए हुए हैं वो क्या है, एक तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 है, DCL 2.8 है, फिक्स कॉस्ट है 2.04 लाख। तो उसको अमाउंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,04,000 फिक्स कॉस्ट आ गई अपनी। सेल्स है अपनी 30 लाख और इस पर्सन में 12% डिबेंचर दिए हुए हैं 21.25 लाख, मतलब 21,25,000 के डिबेंचर दिए हुए हैं। तो 21,25,000 का 12% 2,55,000 ब्याज हो जाएगा। टैक्स रेट 30% दी हुई है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है ये क्वेश्चन में सब गिवन है, मतलब दी हुई है। ठीक है, अपन से पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब DFL निकालना है, एक PV रेशो निकालना है और एक अर्निंग पर शेयर EPS निकालना है। चलिए क्या क्या पूछा है, एक तो अपन से मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अपन से क्या क्या पूछा है, एक तो DFL पूछा है इसने, DFL पूछा है, ठीक है। एक पूछा है इसने PV रेशो और एक पूछा है इसने EPS। ये 3 चीज इसने पूछी है, ठीक है। ये 3 चीज पूछी है, DFL, PV रेशो और EPS। चलिए आगे, तो देखिए DCL के फॉर्मूले से अपन DFL निकाल सकते हैं। कैसे, DCL का फॉर्मूला है DOL गुणा DFL। तो DCL अपने पास में 2.8 दिया हुआ है बराबर DOL 1.4 है, DFL अब 2.8 आ गया इक्वल 1.4 को DFL से गुणा करेंगे तो 1.4 DFL आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2.8 में 1.4 का डिवाइड कर देंगे तो DFL आपका आ गया 2। ठीक है ना। अब DFL का फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं, EBIT निकालने के लिए। EBIT क्यों निकाल रहे हैं, ताकि उसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाए। और कंट्रीब्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि PV रेशो के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन आता है। इतना सोचना पड़ेगा जब आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। दोबारा से सुन लो, अपन से एक तो इसने पूछा DFL, जो तो मैंने निकाल दिया DCL का फॉर्मूला लगाकर, ये आपका DFL कैलकुलेट हो गया। अब मेरा टारगेट है PV रेशो निकालने का।
तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स गुणा 100, ठीक है ना। तो सेल्स तो अपने पास में है 30 लाख रुपए, गुणा 100 भी कर देंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन अपने पास नहीं है। तो अपन ने या अपन को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो सकता है। तो देखिए मैंने इस तरह से अनुमान लगाया कि यदि ईबीआईटी आ जाए तो फिक्स कॉस्ट अपने पास में है ही 2,04,000, तो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ईबीआईटी में से जब फिक्स कॉस्ट घटाते हैं जब कंट्रीब्यूशन आता है तो ईबीआईटी में वापस फिक्स कॉस्ट प्लस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, और ईबीआईटी में वापस फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो या ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट प्लस कर दो, ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो अब अपना टारगेट है ईबीआईटी कैसे भी निकल जाए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट प्लस करनी है और फिक्स कॉस्ट तो अपने पास में है 2,04,000, केवल ईबीआईटी निकालनी है। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला देखे ताकि उसमें ईबीआईटी अपन से निकल जाए। तो देखो मैंने डीएफएल का फॉर्मूला लगाया है। डीएफएल का फॉर्मूला जो है वो है ईबीआईटी बटा ईबीटी। अब डीएफएल का मैं सूत्र बदल रहा हूं, हालांकि उसका अर्थ वही होगा। तो डीएफएल बराबर ईबीआईटी का ईबीआईटी आ गया, और ईबीटी की जगह मैं लिख रहा हूँ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है, मतलब ईबीटी का दूसरा रूप लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ईबीटी की जगह लिख रहा हूँ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है। चलिए डीएफएल अपन ने अभी कैलकुलेट किया है 2 आया है, तो डीएफएल 2 लिखेंगे, ठीक है, बराबर ईबीआईटी बटा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो अपने पास में इंटरेस्ट है 2,55,000, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वर्ज्य गुणा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसको कोष्टक में रख रहा हूं मैं, ईबीआईटी माइनस 2,55,000 को 2 को बाहर रख रहा हूं, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर ईबीआईटी। चलिए 2 को ईबीआईटी से करेंगे तो 2 ईबीआईटी, 2 को 2,55 से गुणा करेंगे तो 5,10,000, माइनस का माइनस आ जाएगा, बराबर ईबीआईटी। चलिए अब मैंने ये सोचा है कि ये माइनस का है, तो क्यों ना अपने इसको उधर भेज दे ताकि प्लस में हो जाए, पक्षांतरण कर रहे हैं तो 5,10,000 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 ईबीआईटी है ही, ये ईबीआईटी प्लस का है, इस ईबीआईटी को मानेंगे 1 ईबीआईटी, ठीक है ना, 1 मानेंगे। तो 2 ईबीआईटी में से ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण होगा। तो 2 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी घटाएंगे तो 1 ईबीआईटी बचेगी, तो ईबीआईटी आ गई 5,10,000। और अभी मैं आपको बता रहा था कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकल सकता है। ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दे तो फिक्स कॉस्ट अपने पास में 2,04,000, तो 2,04,000 फिक्स कॉस्ट है, ईबीआईटी अपनी 5,10,000 आ गई, तो 7,14,000 अपना कंट्रीब्यूशन आ गया। अब पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स गुणा 100। तो कंट्रीब्यूशन अपना आया 7,14,000, सेल्स अपन को क्वेश्चन में दी हुई 30 लाख, और गुणा 100 23.8% अपना पीवी रेशियो आ गया। चलिए अपना पीवी रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। अब अपन को निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर तो जब ही आ सकता है जब ईएटी या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाए और उसमें अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे दें, तब आ सकता है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो देखो अपन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल है 17 लाख और एक अंश इक्विटी है 10 रुपये का। तो देखिए मैंने यहाँ निकाल रखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकल जाएंगे। 17 लाख में 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक इक्विटी अंश 10 रुपये का है, तो 1,70,000 इक्विटी शेयर आ गए। तो 1,70,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए, उसका भाग दे देंगे ईएटी में। लेकिन ईएटी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ईएटी कैसे निकल सकता है। जैसे मेरे पास में ईबीआईटी है 5,10,000, इसमें से यदि मैं इंटरेस्ट लेस कर दूँ 2,55, तो मेरे पास में ईबीटी आ जाएगा 2,55,000, ठीक है।
अब टैक्स की रेट मुझे दी हुई है यहाँ पर 30%, तो 2,55,000 का मैं 30% यदि निकाल दूँ 76,500 आ जाएंगे। 2,55,000 में से 76,500 यदि लेस कर दूँ तो मेरे 1,78,000 EAT आ जाएगा, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और इसके अंदर से अपन क्या घटाते हैं, माइनस प्रिफरेंशियल डिविडेंड या माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर बचेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हालांकि EPS का फॉर्मूला यही होता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भाग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर EAT भी वही है और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी वही अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पर न तो क्वेश्चन में प्रिफरेंशियल डिविडेंड दिया हुआ है और न ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है। तो EAT में से प्रिफरेंशियल डिविडेंड घटाएंगे तो 0 और ट्रांसफर टू रिजर्व घटाएंगे वो भी 0। तो जो EAT है वही प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। तो वैसे EPS का फॉर्मूला EAT बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं होता है। EPS का फॉर्मूला प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में न तो प्रिफरेंशियल डिविडेंड है और न ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और EAT इस क्वेश्चन में बराबर होगी। तो दोनों में से अपन कोई भी ले सकते हैं। तो बोर्ड पर जगह भी नहीं थी, इस वजह से मैंने EAT शॉर्टकट में ले लिया। चाहो तो आप आगे इसको प्रोसीजर कर सकते हैं। EAT आ गया, इसमें से माइनस प्रिफरेंशियल डिविडेंड नील, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व नील, फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बच जाएगा, 1,78,500, मतलब जो EAT है वही प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। फिर EPS का फॉर्मूला लगा देना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भाग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी EAT प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। चलिए आगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने अभी बताया, इक्विटी शेयर के बटा 17 लाख है, एक इक्विटी 10 रुपये का है, तो 1,70,000 अंश समतांश मतलब इक्विटी शेयर। और EPS का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, EAT भाग यानी बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,70,000 आ गए और EAT अपना 1,78,500 आ गया। तो 1,78,500 में 1,70,000 का यदि अपना भाग देंगे तो 1.05 आ जाएगा। ये अपना EPS आ गया, अर्निंग पर शेयर प्रति अंश उपार्जन। इस तरह से अपना ये चैप्टर आज फिनिश हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है, जो भी मेरे हिसाब से सूटेबल लगेगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जो अपना आसानी से पूरा कर सकते हैं, उस चैप्टर को मैं लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप साथ में करें। और पिछले जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी आप करें। उसके लिए आप 5 ईयर सोल्ड पेपर्स ले लें, वहाँ से देख के, क्योंकि फिर सभी चैप्टरों को एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इतना मतलब परफेक्टली आपको याद रहेगा भी नहीं। तो फिलहाल अभी इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हो, वो सारे आप कर लें, ताकि ये चैप्टर आपका हर लेवल से पूरा हो जाए और फिर चाहे एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसको आराम से कर सकें। तब जाकर अपनी चैप्टर वाइज कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। और आप सोचते हो कि एग्ज़ाम के पास में ही सोल्ड पेपर्स कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सोल्ड पेपर्स ले लें पिछले 5 ईयर के, और यूनिवर्सिटी में जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जो जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर के क्वेश्चन आप साथ में करते हुए चलें। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आप एग्जाम्पल्स पूरे कर लें। यदि क्वेश्चन को ढंग से आपने ईमानदारी से किया है तो एग्जाम्पल्स भी आपको आ जाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो उसको हल कर रखा है सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। और सोल्ड पेपर्स लाकर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लें, और फिर जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसके भी आप कर लें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।